वेलकम बच्चों। आज हमारे पास हेडिंग है टेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर फिजिक्स। ठीक है, तो हमने जो लास्ट टाइम में टेस्ट ली थी फिजिक्स के ऊपर, तो उसमें जो कुछ आपको डाउट्स आते हैं तो वो डाउट्स यहाँ पर पूरे के पूरे हम अभी क्लियर करने वाले। ठीक है, हो सकता है किसी का कम ज़्यादा हुआ होगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करके नेक्स्ट इसमें थोड़ा अच्छा करो। तो चलो चलते हैं यहाँ पे शुरुआत करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। देखो एम के सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम पढ़े, जिसमें तीन तीन हमारे पास यूनिट्स या फिर क्वांटिटी बोल सकते हैं। जैसे एम के एस में हमारे पास में लेंथ है, मास है, टाइम है। ठीक है, बाकी सब में। लेकिन एसआई सिस्टम जो है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जिसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारे ये जो तीन है लेंथ, मास और टाइम, इसके अलावा इसमें हमारे पास में टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऐसे चार को ऐड किया था। ठीक है, तो ऐसे वो पहले से तीन थे और चार ऐड किया, यानी टोटल फंडामेंटल यूनिट्स या फिर टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी हो गई हमारे पास 7। हाँ, दो कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल भी थी। ठीक है, तो उसने कॉम्प्लीमेंट्री शब्द दिया ही नहीं है, तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स कितने होंगे? फिर 3 होंगे क्या? नहीं। 5 नहीं होंगे? यस। कितने होंगे? 7। और वैसे वो डायरेक्ट ही मालूम है तो कोई बात ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा? 7 नंबर का। ठीक है, सॉरी 7 नंबर का नहीं, सी होगा और 7 आंसर होगा। ठीक, चलो यहाँ पर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट जिसको मालूम है वो पट से पहचान लेगा। यहाँ पर मीटर वो लेंथ का है, फंडामेंटल है। एम्पियर करंट का है, फंडामेंटल है। केल्विन टेम्परेचर का है, फंडामेंटल है। लीटर की बात करते तो लीटर आता है वॉल्यूम के लिए, जैसे हमारे घर में दूध लेते हैं ना हम, 1 लीटर 2 लीटर इस तरह से, तो वो वॉल्यूम की बात होगी। और वॉल्यूम ये हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो उसका जो यूनिट है वो भी डिराइव्ड होगा। ठीक है, इसका मतलब लीटर हमारा फंडामेंटल यूनिट या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं आता, यानी यहाँ पर हमारा इसका आंसर होगा डी। एकदम सिंपल सैंपल है ये, बस बराबर ढंग से करना है। जो डेटा आप ऑलरेडी ले चुके हो, जिसको हम बेसिक कहते हैं, उसी का इस्तेमाल करके आपने एक छोटी सी टेस्ट ली। अब ऐसे ही बहुत कम से कम 1.5-2 साल तक 11-12 का इस्तेमाल करेंगे, नॉलेज लेंगे आप, और वो और फ्यूचर के लिए काम आएगा। तो बराबर स्लो प्रोसेस है, थोड़ा बराबर अच्छे से करते जाइए उसको। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास है न्यूटन मीटर इनवर्स 2 है। अब थोड़ा यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें दिया है न्यूटन मीटर इनवर्स 2। इसको क्या पढ़ते हैं हम? जैसे हमने कभी पढ़ा है ना, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल साइन इनवर्स एक्स, तो जो पावर 1 में है, -1 में, ठीक है, पावर में -1 है, तो उसे हम कहते हैं इनवर्स। लेकिन 1 होने के कारण इनवर्स 1 नहीं बोलते, लेकिन जब भी ऐसे टाइप का है तो इनवर्स 2 ऐसा बोल सकते। अब इसका मतलब क्या है? तो ये है हमारे पास न्यूटन। आपको अच्छे से मालूम है, इसके नीचे कुछ नहीं है, वन है। मैंने कहा था क्वांटिटी या फिर जो भी है वेरिएबल वगैरह ऊपर नीचे करो तो पावर का साइन बदलता है। तो यहाँ पर मीटर्स, ये -2 वाला है, नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा, यानी ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की बात हो गई। अब आप ही बात करो, न्यूटन ये किसके लिए आता है? हमारे फोर्स के लिए आता है। ये किसके लिए आता है? फोर्स के लिए। अब बात आती है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर देखो ना, ये आता है एरिया के लिए। ये किसके लिए आ जाता है? एरिया के लिए। अब हमारे पास है फोर्स अपॉन एरिया। आप ही बताओ, फोर्स अपॉन एरिया आपने 9th-10th में पढ़ा है, हमारे लिए बेसिक लेवल में आ गया है। फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज नथिंग बट प्रेशर। ठीक है, ये क्या है? हमारा प्रेशर है। ठीक है, यानी हम बोलते हैं ना, किसी को प्रेशराइज करो तो उसको दबाते हैं, मतलब फोर्स लगाते हैं और पर्टिकुलर एरिया पे लगता, तो प्रेशर का मतलब फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, हाँ, ये थोड़ा सा जब हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा था मैकेनिक्स के साथ में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पढ़ते, तो एक प्रॉपर्टी हमारी इलास्टिसिटी है। ठीक है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी ऐसे शब्द आते हैं, हम पढ़ेंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो इलास्टिसिटी में एक वर्ड आएगा, ठीक है, वो है हमारा स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस भी हमारे प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, फोर्स पर यूनिट एरिया को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखो तो फोर्स है, वेलोसिटी है, प्रेशर है, मोमेंटम है, स्ट्रेस तो है ही नहीं, तो हमारा इसमें से आंसर कौन सा होगा? प्रेशर। ये हमारे प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, प्रेशर का यूनिट क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, मतलब यानी उसका फार्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, और यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको क्या पढ़ते हैं आप? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप इसको भी पढ़ सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर इनवर्स 2। ठीक है, ऐसा आप पढ़ सकते हो। ठीक है,
ये ध्यान में रखो। और वैसे भी देखो ना, खुद फोर्स की अगर बात करते हैं तो फोर्स का है हमारे पास, फोर्स का यूनिट बेस यूनिट में मत जाओ, आपको फोर्स का यूनिट मालूम है, आपको न्यूटन है। अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वहाँ पर अगर आप जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास है मीटर, टाइम के लिए सेकंड, तो ये तो हमको दिया नहीं था। बात करते हैं मोमेंटम की, तो मोमेंटम को भी हम पी से बताते हैं, ठीक है, ध्यान देना। और मोमेंटम क्या है, इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मोशन, हम उसको बाद में पढ़। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं फार्मूले वाइज, डेफिनेशन वाइज, टर्म वाइज, जिस ठीक है, यानी मोमेंटम किसे कहते हैं, फोर्स क्या है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या है, वेक्टर में कौन आता, स्केलर में कौन आता, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले, तो आप उसका टेंशन थोड़ा अभी तो मत लो, लेकिन ध्यान दो। मोमेंटम क्या है, इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मोशन, जिसका फार्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। क्या है उसका फार्मूला, मास इनटू वेलोसिटी। अगर यहाँ बात करते तो मास का आता है किलोग्राम, और वेलोसिटी का अभी लिखा मैंने क्या, किलोग्राम मीटर और सेकंड, ठीक है, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो सीधा सीधा हमारे पास आंसर कौन सा बनता है, प्रेशर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो उसके बाद में देखो, कुछ चीज़ें ना आपकी, मैंने कहा आपकी वो 9th-10th में ही हो चुकी है, ठीक है, बस उसी को थोड़ा सा बेसिक लेवल पर हमने टेस्ट में बना दिया, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ पावर, आपको मालूम है पावर, एक्चुअली पावर का अगर फार्मूला देखते हैं तो पावर के लिए भी हम पी यूज़ करते हैं। पावर का मतलब क्या होता है कि वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, यानी पर्टिकुलर टाइम में आपने कितना काम किया, दैट इज़ योर पावर, ठीक है। पर्टिकुलर समय में आप कितना काम कर सकते हो वो आपका पावर है, ठीक। तो ये जो पावर होता है स्पेशली ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी इसमें आता है, ठीक है, उस हेडिंग के अंदर आता है। आपको मालूम है उसका जो यूनिट होता है वैट होता है और किलो वैट होता है। जैसे हमने पढ़ा है ना, कौन सा, सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम, ठीक है, एमकेएस को ही हमने मॉडिफाई करके नया वर्जन आपके सामने रखा है, वो है एसआई सिस्टम। तो वहाँ पर हम किलोवाट की बात करते हैं, ठीक है। जैसे किलोग्राम बोलते हैं तो किलोग्राम एमकेएस में आता, ग्राम किस में आता, हमारे सीजीएस में। वैसे ही किलोवाट हमारा एमकेएस में, एसआई में आता, वैट हमारा इसमें आता। तो उसमें से वैट देता तो भी चलता, किलोवाट दिया तो भी चलता, ठीक है। हाँ, बस इस तरह का हम नहीं लेते, ठीक। सो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर कौन सा रहेगा, और ये आपका हो चुका है 9-10 में, मैं कह रहा हूँ आपको, ये आपका हो चुका है। तो यहाँ पर यूनिट क्या आता, पावर का, किलोवाट। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 5 है, टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी ऑफ। ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कभी कभी बच्चों, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान दो, फट से तुम्हारे दिमाग में आ जाता कि क्या होने वाला है। अब टेम्परेचर सबसे पहले कौन सी क्वांटिटी है, यस, टेम्परेचर क्या है हमारी, टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन हमने किया था, क्या डेफिनेशन थी, फंडामेंटल क्वांटिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन एनी अदर क्वांटिटीज़, या फिर हमने कहा था द क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे के क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब किसी और के ऊपर डिपेंड करती ही नहीं, ये खुद में ही क्या है, एक क्वांटिटी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करती ही नहीं। तो जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करती नहीं तो वो डिराइव हो ही नहीं सकती, मतलब हम टेम्परेचर को दूसरे इसमें लिख ही नहीं पाएंगे। हाँ, दूसरे को टेम्परेचर के हिसाब से लिखेंगे, लेकिन टेम्परेचर को दूसरे के हिसाब से नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसका मतलब लेंथ मास में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि लेंथ मास अपने आप में अलग है, टेम्परेचर अपने आप अलग है। टाइम मास में नहीं लिखा जा सकता, लेंथ मास टाइम में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, और यही सही ऑप्शन है, कौन सा, लास्ट वाला, क्योंकि हम टेम्परेचर को किसी और क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं करेंगे। क्यों करेंगे नहीं, देखो जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटी है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, हम उनको क्या नहीं करेंगे, दूसरे इसमें एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। अब इनके अलावा जितने भी आते हैं दे विल बी डिराइव्ड क्वांटिटीज़, उनको कर सकते हैं, फोर्स को कर सकते हैं, वेलोसिटी को कर सकते हैं, हमारे ने इसको कर सकते हैं, एक्सलेरेशन को कर सकते हैं, पावर को कर सकते हैं, एनर्जी को कर सकते हैं, ठीक है। वो सब हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ उनके ऊपर डिपेंड करती नहीं, उनमें एक्सप्रेस नहीं करते। तो टेम्परेचर खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो किसी और में एक्सप्रेस नहीं करी जा सकती, इसलिए द आंसर विल बी नन ऑफ द अबव,
ठीक है, कभी कभी ये भी आता, एकदम जल्दबाजी में कुछ भी कैसे भी लिख देना, ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा सिस्टमेटिक, थोड़ा सा सोच समझ कर कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास में कौन सा डेटा है, जैसे हम बेसिक कहे थे, हमारा नॉलेज कहे थे, और उनका रिलेशन अगर जोड़ दो तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, हैंडल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी फिजिक्स के टेस्ट का एक्सप्लेनेशन था। आई होप कि आप इसको आपने ही ऐसा ही सोचकर पूरे की पूरी टेस्ट अच्छे से सॉल्व किए होंगे। जो हम पेपर चेक करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन इन केस अगर मान लीजिए कि किसी इसमें प्रॉब्लम गई होगी आपको, तो आज के एक्सप्लेनेशन में वो क्लियर आउट हो जाती है। ठीक है, तो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात, थोड़ा सा 1-2 मिनट में हम दूसरी बात करते हैं। देखो बच्चों, हम जो बेसिक पढ़ रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता कि बच्चों को लगता कि ऑलरेडी हमारा 9th-10th में हो गया, क्या बार बार वही रिपीट करना। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता। 2 मिनट के लिए सोचो भला, हमने तो जीवन भर अभी तक हमने खाना खाया, फिर भी तो हम डेली खाते ना, क्यों खाते? बिकॉज वी नीड इट एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी मोमेंट we need the energy and that energy comes from the food. So every day we eat, हम खाते हैं क्योंकि हमको एनर्जी की ज़रूरत है। उसी प्रकार आपके पास कितनी भी ऑलरेडी एनर्जी हो, लेकिन हर दिन आपको नए कुछ चीज़ों की ही ज़रूरत होती है, नॉलेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो पिछले वाला लेकर ही चलना पड़ता है, बेसिक लेकर चलना पड़ता है। और कहते हैं ना, मैं भी कहता हूँ, बाकी लोग भी कहते हैं कि जिसका फाउंडेशन बड़ा अच्छा है, स्ट्रांग है, तो बिल्डिंग कभी भी गिर नहीं सकती। ठीक है, सो हमको मालूम है, लेकिन और उसको स्ट्रांग बना, दिमाग में फिट करके रखो। आपने पढ़ा है ओके, लेकिन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में नहीं है। ठीक है, ये दूसरी बात बच्चों, आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है। तो जो छोटी मोटी जो भी क्वांटिटीज़ है वो आप क्या करिए, अपने नोटबुक के एक आधे पेज पर अच्छे से लिख के रखें। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, फोर्स है, ठीक है, एक्सेलरेशन है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, एनर्जी है, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये जितने भी हमारे पास में इस तरह के जो छोटे मोटे फार्मूले हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशंस है आपके पास में, जो भी 9th और 10 और पॉसिबली हो सके तो 8th क्लास, अगर आपके पास में 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास की टेक्स्ट बुक है, तो उसमें से ये जो भी जितने भी फार्मूले हैं, आप क्या करो, एक आधे 4-5 पेज में आ जाता पूरा, तो आप उसके फार्मूले या फिर डेफिनेशन वगैरह आप उसको लिख कर तैयार करिए। ठीक है, आप समझे क्या मुझे क्या कहना है? आप क्या करना है, आपको 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास जो भी आपके पास किताबें होती है, हम जनरली बेचते नहीं किताबों को, तो उसमें सीधा सीधा उठाना है। वहाँ पे कभी कभी वहाँ पे ना एकदम बोल्ड इसमें होता है डेफिनेशन टाइप, कुछ मेन पॉइंट्स, उसको आप नोट करके रख दो। एक आधा फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला उठाओ, नोट करके रख दो। जैसे डेंसिटी है, तो डेंसिटी लिख दिया, क्या है वहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम, वो लिख के रख दो। वॉल्यूम है, वो लिख के रख दो। ठीक है, जितने भी फार्मूले आते हैं वो पूरा, तो 3-4 पेजेस में, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी लगे पेजेस, तो उसमें लिख के रख दो। यानी आपके पास पूरा 8, 9, 10 का डेटा एक साथ 3-4 पेजेस में आपके पास आ जाएगा। और फिर उसके बाद आप बार बार पढ़ते रहो। वैसे ये सब तो मैं कराने वाला ही हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये वर्क आपके लिए, क्योंकि हमारे से पहले अगर आप करते हो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। ठीक है, क्योंकि आपका नॉलेज हमारे पढ़ाने से पहले बढ़ जाएगा और आप अपडेटेड हो जाएंगे। ठीक है, 8, 9, 10 के साथ में। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है आप सभी ये बच्चे जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, जो रिलेट करते हैं 11th 12th से, ठीक है, इवन तो नहीं भी करते कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आप कर लो, जो भी अगर देख रहे होंगे वीडियो को। ठीक है, क्योंकि मेरे क्लास के बच्चे ही देख रहे हैं ऐसी बात नहीं है, जितने भी लोग देख रहे हैं उन सब ने, हमारे पास जो भी किताबें होती है उन सबको निकाल दीजिए और एक छोटी सी डायरी वायरी में भी लिख के रख दीजिए। तो उससे क्या हो जाएगा कि इवन तो कुछ लोगों ने हो सकता है कि पढ़ाई छोड़ दी होंगी। ठीक है, कोई थोड़े और बड़े होंगे जो पढ़ाई छोड़कर शादी ब्याह भी हो गया होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपके पास भी वो डेटा आ जाएगा, आपके पास भी वो नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये पूरे क्लास के बच्चों के लिए, लेकिन बाकी सबके लिए भी मैं कहता हूँ ऐसा करिए आप, क्योंकि नॉलेज कभी भी जाया नहीं जाता, ऐसे कहा जाता है। और मैं भी इसको एकदम स्ट्रांगली मानता हूँ कि नॉलेज कभी बर्बाद नहीं होता। इवन अच्छा नॉलेज अगर है आपके पास में, तो आप कभी भी अपने खुद को लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।